फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज हम और करने वाले हैं इस क्लास में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल्स, ऑन हिल्बर्ट स्पेस। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने रीज थ्योरम प्रूव की थी। फंक्शनल्स के लिए रीज थ्योरम का क्या था स्टेटमेंट, एक बार मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करवा देता हूँ। एवरी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, एवरी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल F on Hilbert space H can be represented in terms of inner product that is fx equal to inner product x comma z, where ठीक है। तो वहाँ पर इनर कोई भी अगर फंक्शनल f हम हिल्बर्ट स्पेस पर ले रहे हैं तब फंक्शनल f को हमेशा इनर प्रोडक्ट की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये थ्योरम रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम कहलाती है, या इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल्स ऑन हिल्बर्ट स्पेस। तो यहाँ पर इनर एफ एक्स इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा जेड या इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। जेड जो यहाँ पर लेते हैं, इस वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर लेते हैं। जेड एक तो क्या होगा, डिपेंड्स ऑन एफ, फंक्शनल एफ की नेचर पर कौन डिपेंड करेगा, जेड। दूसरा क्या है, जेड इज यूनिक। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पर होगी वो ये है कि नॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ। तो जेड का नॉर्म फंक्शनल के नॉर्म के इक्वल होगा। तो ये थ्योरम हमने रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूफ की थी। एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर अब हम लिखेंगे, सेस्क्यूलिनियर फॉर्म। सेस्क्यूलिनियर फॉर्म, तो ये क्या होगा, देखो सबसे पहले सिंपल वेक्टर स्पेस पर इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, फिर हिल्बर्ट स्पेस पर जब भी इसकी जरूरत हमें पड़ेगी वहां पर हम इसको अप्लाई करेंगे। लेट कैपिटल X एंड कैपिटल Y आर वेक्टर स्पेसेस। Over the same field K may be real or complex। तो X और Y दो वेक्टर स्पेसेस फील्ड K पर हम ले रहे हैं, जहाँ फील्ड K रियल नंबर्स का फील्ड भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फील्ड भी हो सकता है। देन ए मैपिंग H from X cross Y into K is said to be sesquilinear form or sesquilinear functional if for x, x1, x2 belonging to x
y1 y2 belonging to y, alpha comma beta belonging to k, it satisfies following conditions. तो एक मैपिंग H हम डिफाइन कर रहे हैं x क्रॉस y से फील्ड K के अंदर, तब ये मैपिंग H सेस्क्यूलिनियर फॉर्म या सेस्क्यूलिनियर फंक्शनल कहलाएगी अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको ये सेटिस्फाई करे। कैपिटल X में X टाइप के एलिमेंट्स ले रहे हैं, Y में Y टाइप के एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसको सेटिस्फाई इसके अंदर होनी चाहिए वो अब लिख रहे हैं हम। नंबर फर्स्ट H ऑफ, ठीक है, तो H हम x क्रॉस y से डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब H जब ऑपरेट होगा तो ऑर्डर्ड पेयर्स पर ऑपरेट होगा x क्रॉस y पर। तो H ऑफ x1 प्लस x2 कोमा y इक्वल टू H ऑफ x1 कोमा y प्लस H ऑफ x2 कोमा y। सेकेंड प्रॉपर्टी H ऑफ x कोमा y1 प्लस y2 इक्वल टू H x कोमा y1 प्लस H x कोमा y2। थर्ड प्रॉपर्टी H अल्फा x कोमा y इक्वल टू अल्फा H एक्स वाई। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी एच एक्स कोमा बीटा वाई इक्वल टू बीटा बार एच एक्स कोमा वाई। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तब मैपिंग एच को हम क्या कहेंगे, सेस्क्यूलिनियर फंक्शनल या सेस्क्यूलिनियर फॉर्म हम इसको कहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, क्लियरली एच इज़ लीनियर। ठीक है, अब देखिए एच दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स में, सिंपली आप जब तक स्केलर नहीं ले रहे हो तब तक तो सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी पर तो लीनियर बन ही रहा है। स्केलर के लिए आप देखिए अगर लेफ्ट आर्ग्यूमेंट पर एल्फ स्केलर आ रहा है तब उसको जब इससे बाहर निकाल रहे हो मैपिंग से तो एज इट इज स्केलर बाहर आ रहा है, लेकिन राइट आर्ग्यूमेंट से अगर स्केलर को हम बाहर निकाल रहे हैं तब उस स्केलर का कॉन्जुगेट बाहर आ रहा है। इसका मतलब सेस्क्यूलिनियर फॉर्म लीनियर मैपिंग होगी किसके रेस्पेक्ट में, लेफ्ट आर्ग्यूमेंट के रेस्पेक्ट में, और कॉन्जुगेट लीनियर मैपिंग होगी किसके रेस्पेक्ट में, राइट आर्ग्यूमेंट के रेस्पेक्ट में। तो आप लिख सकते हैं क्लियरली सेस्क्यूलिनियर फॉर्म इज लीनियर with respect to first argument and it is conjugate linear with respect to सेकेंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इसको इसीलिए अपन सेस्क्यूलिनियर फॉर्म कहते हैं। तो लेफ्ट के लिए और एक राइट आर्ग्यूमेंट, तो लेफ्ट के लिए तो 1 हो गया, राइट आर्ग्यूमेंट के लिए हाफ हो रहा है, हाफ लीनियर। तो 1 एंड हाफ इसको अपन क्या बोलते हैं, सेस्क्यूलिनियर मैपिंग या सेस्क्यूलिनियर फॉर्म या सेस्क्यूलिनियर फंक्शनल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो आपको माइंड में रखनी है। अब आप एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं कि लगभग इनर प्रोडक्ट टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हैं। इनर प्रोडक्ट में भी हमने यही लिया था कि अगर एडिशन है उसके लिए तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन लेफ्ट आर्ग्यूमेंट से जब स्केलर वहाँ पर हम बाहर लेते थे तो एजिटिव बाहर आता था, राइट आर्ग्यूमेंट से जब हम स्केलर वहाँ पर बाहर लेते थे तो उसका कॉन्जुगेट हमारे पास बाहर आता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बाउंडेड सेस्क्यूलिनियर फॉर्म। तो बाउंडेड सेस्क्यूलिनियर फॉर्म किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो बाउंडेड सेस्क्यूलिनियर फॉर्म
तो कोई भी फंक्शनल बाउंडेड कब कहलाता है, उसकी डेफिनेशन हम आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ पर सेस्क्यूलिनियर फॉर्म की बाउंडनेस की डेफिनेशन क्या होगी, इफ x एंड y आर वेक्टर स्पेसेस, या नॉर्म लीनियर स्पेसेस लिख देता हूँ मैं, नॉर्म लीनियर स्पेसेस, एंड इफ there exist a real number c such that, या c greater than 0 such that for all x comma y h x y mod h x y। तो सेस्क्यूलिनियर फॉर्म आपको पता है h हमने कहाँ से डिफाइन किया था, x क्रॉस y से किसके अंदर, फील्ड के अंदर। तो ये स्केलर वैल्यूड फंक्शन होगा। तो स्केलर वैल्यूड फंक्शन है, तो स्केलर पर हमेशा क्या लगाते हैं, हम मोड लगाते हैं, जबकि x और y किसके एलिमेंट्स हैं, वेक्टर के। तो जब x और y के लिए हम मोड नहीं लगाकर क्या लगाएंगे, नॉर्म लगाएंगे। तो एच एक्स वाई मोड इज लेस देन इक्वल टू c और नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y। तो ये इस तरह का स्केलर c अगर एग्जिस्ट कर रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तब हम कहते हैं कि सेस्क्यूलिनियर फॉर्म क्या होगा, बाउंडेड होगा। अब इसका नॉर्म ऑफ बाउंडेड सेस्क्यूलिनियर फॉर्म, इसका नॉर्म हम किस तरह से लिखते हैं, तो नॉर्म ऑफ h इक्वल टू इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सुप्रीमम x इज नॉन जीरो, y इज नॉन जीरो, मोड एच एक्स वाई अपॉन नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y। इस तरह से हम इसका बाउंडेड सेस्क्यूलिनियर फॉर्म का नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। इसको इस तरह भी हम लिखते हैं, नॉर्म ऑफ अलग अलग फॉर्म में, नॉर्म ऑफ h इक्वल टू सुप्रीमम, नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 1, नॉर्म ऑफ y इक्वल टू 1, मोड एच एक्स वाई अपॉन नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ y। या इस तरह से हम लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ h इक्वल टू सुप्रीमम x इज नॉन जीरो एंड नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, y इज नॉन जीरो एंड नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 1, h एक्स वाई मोड अपॉन नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ y। तो x और y का नॉन जीरो वेक्टर होना जरूरी है, तभी आप इस तरह से इसको डिफाइन कर पाएंगे। तो ये सेस्क्यूलिनियर फॉर्म के अलग अलग फॉर्म में हमने नॉर्म डिफाइन किए हैं। तो अभी इससे पहले हमने फंक्शनल्स डिफाइन किए थे और फंक्शनल्स के लिए रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम हमने प्रूव की थी। अब हम यहाँ पर सेस्क्यूलिनियर फॉर्म के लिए रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम प्रूव करेंगे। तो क्या होगी देखिए, नेक्स्ट थ्योरम, रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। थ्योरम ऑफ सेस्क्यूलिनियर फॉर्म। of sesquilinear form. Statement: let H1 and H2 are Hilbert spaces. Hilbert spaces and H from H1 cross H2 into K is a bounded sesquilinear form, is a bounded sesquilinear form.
देन H has representation hxy equal to inner product sx comma y over h2 for all x belonging to h1 y belonging to h2 where S is bounded linear operator from h1 to h2 such that S is uniquely determined by H and has norm S इक्वल टू नॉर्म H। तो ये थ्योरम रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम कहलाएगी, किसके लिए? सेस्क्यूलिनियर फॉर्म के लिए। तो इस थ्योरम में और फंक्शनल्स की जो थ्योरम थी उसका स्टेटमेंट अगर आप देखें तो स्टेटमेंट्स में कोई बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, बेसिक चीज़ वही है जो फंक्शनल्स की रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम थी। वहाँ पर क्या था, हमारे पास कोई फंक्शनल था, उस फंक्शनल को इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा था। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेस्क्यूलिनियर फॉर्म है और सेस्क्यूलिनियर फॉर्म को इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक चीज़। दूसरा वहाँ पर क्या था, दूसरा वहाँ पर ये था कि जो वेक्टर हम यहाँ पर मैपिंग ले रहे हैं S, वहाँ पर Z आ रहा था, यहाँ पर हमारे पास मैपिंग S आ रही है, वहाँ पर Z यूनिकली डिटरमाइंड था और Z का नॉर्म फंक्शनल के नॉर्म के बराबर था। यहाँ पर S जो मैपिंग आप ले रहे हो, S मैपिंग, ये प्रूव करना है कि S यूनिकली डिटरमाइंड है विद द हेल्प ऑफ H एंड S का नॉर्म किसके नॉर्म के बराबर होगा, H के नॉर्म के बराबर होगा। तो ये सेस्क्यूलिनियर फॉर्म के लिए रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। इसका हम प्रूफ करें तो प्रूफ फंक्शनल्स की रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम को हम यहाँ पर काम में लेंगे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दे रखा है, वो क्या क्या दे रखा है, H एक तो सेस्क्यूलिनियर फॉर्म दे रखा है, साथ ही H को बाउंडेड भी आपको दिया हुआ है। साथ ही आपको करना क्या है कि इस तरह की मैपिंग S एग्जिस्ट करेगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, और फिर उस मैपिंग S के लिए क्या होना चाहिए, वो मैपिंग S बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होना चाहिए, S यूनिक होना चाहिए, S का नॉर्म H के नॉर्म के बराबर होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज आप प्रूव करेंगे। ओके, तो प्रूफ हम इसका करें स्टार्ट। लेट कंसीडर ये हम लेकर चल रहे हैं HXY कॉन्जुगेट, ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ x, फॉर फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ x, then it is clearly linear with respect to y, with respect to y। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं x को फिक्स कर दूं, यहाँ पर x अगर फिक्स हो गया तब क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा फॉर्म जो बन रहा है आपके पास सेस्क्यूलिनियर फॉर्म, ये केवल y का फंक्शन बनेगा।
और अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो y का फंक्शन ये बनने वाला है तो वो निश्चित रूप से लीनियर भी बनेगा y के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट आर्ग्यूमेंट में लीनियरिटी होल्ड करती है, राइट आर्ग्यूमेंट में लीनियरिटी होल्ड नहीं करती है। लेकिन राइट आर्ग्यूमेंट से जब भी आप स्केलर बाहर लोगे तो उसका कॉन्जुगेट बाहर आएगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट लगा दूं तो कॉन्जुगेट बाहर लोगे, उसका फिर वापस कॉन्जुगेट आपको लेना पड़ेगा, तो स्केलर अल्फा बार जैसे आएगा तो अल्फा बार का वापस बार होगा तो वापस क्या बन जाएगा, वो अल्फा बन जाएगा। इसका मतलब सेकंड आर्ग्यूमेंट के रेस्पेक्ट में अब ये क्या हो चुका है, लीनियर हो चुका है। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिखी है यहाँ पर कि x मैं यहाँ पर फिक्स वेक्टर ले रहा हूँ, अब ये y का फंक्शन बन गया, देन इट इज क्लियरली लीनियर विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू y। अब मैं इसको मान लेता हूँ, लेट h x y कॉन्जुगेट इक्वल टू f विच इज फंक्शन ऑफ y। ये मैंने इसको कंसीडर कर लिया सपोज नंबर 1। y का फंक्शन मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, तो h सेस्क्यूलिनियर फॉर्म है, साथ ही y के रेस्पेक्ट में लीनियर है, तो f यहाँ पर क्या हो चुका है, लीनियर। h क्या है यहाँ पर, बाउंडेड है, तो f भी क्या होगा, बाउंडेड। इसका मतलब क्या हुआ, f क्या हो गया है, फंक्शनल हो गया है। दिस इंप्लाइज f इज फंक्शनल, f इज ए फंक्शनल ऑन H2, ऑन H2 क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि y सेकंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो डिफाइन कर रहे हो आप hxy कहां से डिफाइन करते हो, देखिए आप h कहां से डिफाइन करते हैं हम, h1 क्रॉस h2 से k में डिफाइन कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जब h को आप लेंगे तो h ऑफ इसका एलिमेंट x कोमा y, तो y किसका एलिमेंट है हमारे पास, h2 का एलिमेंट है, तो यहाँ पर f y का फंक्शन बन रहा है। इसका मतलब f इज ए फंक्शनल ऑन h2, तो f अगर h2 पर फंक्शनल है, f इज ए फंक्शनल। अब फंक्शनल क्यों कह रहे हो आप इसको, क्योंकि लीनियर है, साथ ही बाउंडेड है। बाउंडेड क्यों है, क्योंकि सेस्क्यू लीनियर फॉर्म आपको थ्योरम के अंदर ही क्या दे रखा है, बाउंडेड दे रखा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल क्रिएट करोगे आप वो भी क्या होगा, बाउंडेड। सो f इज फंक्शनल ऑन h2। अब f अगर h2 पर फंक्शनल है तो फंक्शनल्स के लिए रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। सो अप्लाइंग रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम ऑफ फंक्शनल्स तो फंक्शनल्स की रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम हम अप्लाई करें तो क्या होगा, वहां पर एफ वाई इक्वल टू किसके आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट y कोमा z, और ये किसके ऊपर चल रहा है, h2 के ऊपर, h2 पर। अगर आपको ध्यान हो, f अगर फंक्शनल है, फंक्शनल, तब हमने प्रूव किया था कि fx इक्वल टू इनर प्रोडक्ट x कोमा z, तो वहाँ f किस पर था, h पर, और उसका एलिमेंट हम क्या ले रहे थे, x। तो यहाँ पर क्या होगा, f अगर फंक्शनल है किस पर, h2 पर, देन fy या फंक्शनल को इनर प्रोडक्ट की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम कहती है फंक्शनल्स के लिए। तो ये fy इक्वल टू इनर प्रोडक्ट y कोमा z, और साथ ही ये किस पर चल रहा है, हिल्बर्ट स्पेस h2 पर। वो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि ये h2 के ऊपर क्यों आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर, इसको मैं दे देता हूँ नंबर 2, सपोज नंबर 2। साथ ही यहाँ पर क्या होगा, वेयर z बिलोंगिंग टू h2 इज यूनिक बट यूनिक depends z is unique and norm of z equal to norm of f, norm of z equal to norm of f। तो ये रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम के अंदर ही प्रॉपर्टीज थे कि z जो वेक्टर यहाँ पर लेते हो वो यूनिक होगा, साथ ही z का नॉर्म f के नॉर्म के बराबर होगा, ये है।
अब 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम 1 और 2 से, दोनों एफ वाई के इक्वल है, तो ये हमारे पास होगा एफ वाई इक्वल टू फ्रॉम 1 एंड 2 एफ वाई इक्वल टू एच एक्स वाई बार विच इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट वाई कोमा जेड, ये हम लिख सकते हैं। और साथ ही जेड का नॉर्म एफ के नॉर्म के बराबर है, एंड नॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ, तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एच बार के नॉर्म के बराबर, ये हमारे पास आ गया नॉर्म ऑफ एच बार। सो एच एक्स वाई बार इक्वल टू इनर प्रोडक्ट वाई कोमा जेड, ये चीज़ हमारे पास आ रही है यहाँ से। इसका मैं अगर दोनों तरफ कॉन्जुगेट करूँ, दिस इम्प्लाइज, इसका कॉन्जुगेट किया तो डबल कॉन्जुगेट एच एक्स वाई हमारे पास आ गया, और इसका जब कॉन्जुगेट करेंगे तो इक्वल टू वाई कोमा जेड कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू जेड कोमा वाई। जेड किसका एलिमेंट है, H2 का, जेड इज एलिमेंट ऑफ H2। S आप क्या ले रहे हैं यहाँ पर, अब देखिए आप S मैपिंग, S हमने क्या लिया है थ्योरम के अंदर, S इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम H1 टू H2, तो S H1 से H2 के अंदर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, ये एलिमेंट हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, जेड, ठीक है। तो ये अगर इसका फंक्शन है तो आपको पता है क्या लिख सकते हैं आप, इस जेड के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर H1 का कोई ना कोई एलिमेंट इस तरह का चूज कर सकते हैं कि जेड इक्वल टू किसके लिए, हम एस एक्स के, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका एलिमेंट लूँ x तो इधर जाकर वो एलिमेंट किस टाइप का बनेगा, एस एक्स टाइप का, तो जेड को मैं इस टाइप का चूज कर रहा हूँ। तो लिखेंगे ये सारा का सारा अभी तक किसके लिए चल रहा था अपने पास, थ्योरम के स्टार्टिंग में ही हमने क्या लिया है, x को फिक्स्ड वैल्यू हमने दी है, फिक्स्ड वैल्यू x, तो किसी फिक्स x के लिए हमारे पास ये चीज़ आ रही है, ये चीज़, ठीक है। तो x को अगर डिफरेंट तरीके से हम फिक्स करें बाई टेकिंग डिफरेंट फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ x, दैट इज वेरिएबल, ठीक है। तो अभी तक का जो पूरा प्रोसेस यहाँ पर हुआ है वो सपोज मैं x1 ले रहा हूँ, x1 के लिए पूरा कुछ हुआ, इसी तरह से मैं x2 लूँगा, x2 के लिए पूरा हो सकता है, x3 के लिए हो सकता है, यानी कि x को अगर हम एज ए वेरिएबल यहाँ पर कंसीडर कर लें, उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन चूज z इक्वल टू एस एक्स, वी कैन चूज z इक्वल टू एस एक्स, ठीक है, क्योंकि किसी न किसी x की इमेज जाकर क्या बनेगा, z इक्वल टू एस एक्स। और z इक्वल टू एस एक्स अगर मैं यहाँ पर रखूँ ऊपर वाले इक्वेशन में, देन वी हैव दिस इम्प्लाइज एच एक्स वाई इक्वल टू इनर प्रोडक्ट z इक्वल टू एस एक्स और कोमा y। तो s अगर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है उस केस में सेस्क्यूलिनियर फॉर्म h को हमेशा s की टर्म्स में, या ये कहें इनर प्रोडक्ट की टर्म्स में इस तरह से लिखा जा सकता है, एच एक्स वाई इक्वल टू एस एक्स कोमा वाई। तो ये इस थ्योरम का यहाँ तक का पार्ट प्रूव हो गया, एच एक्स वाई इक्वल टू एस एक्स कोमा वाई ओवर H2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स किसके चल रहे हैं इनर प्रोडक्ट के अंदर, H2 के एलिमेंट्स। अब यहाँ आपको ये प्रूव करना है वेयर S इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, एक तो जो S ऑपरेटर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है इसको हमें प्रूव करना है कि S कैसा है, बाउंडेड है, लीनियर ऑपरेटर है H1 से H2 के अंदर।
फिर हम प्रूव करेंगे कि s क्या है, यूनिक है, और साथ ही ये भी प्रूव करेंगे कि इसका नॉर्म h के नॉर्म के बराबर होगा। तो आगे के पार्ट्स हम इसके देखें। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि यहाँ पर जो s ले रहे हैं हम वो क्या होगा, लीनियर होगा। ये हमारे पास आया है एच एक्स वाई इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एस एक्स कोमा वाई। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पर मिल चुका है एस एक्स कोमा वाई। तो सबसे पहले अब हम प्रूव करेंगे एस को लीनियर। टू शो एस लीनियर, एस लीनियर। तो एस को लीनियर प्रूव करने के लिए हम किस तरह से करेंगे, देखो ये लेकर चल रहे हैं इनर प्रोडक्ट एस ऑफ एल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू कोमा वाई, ये मैं लेकर चल रहा हूँ। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इस डेफिनेशन से, एस एक्स कोमा वाई इक्वल टू एच ऑफ एक्स कोमा वाई। तो एच ऑफ एल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू कोमा वाई, इस तरह से लिख सकते हो। लेफ्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर सेस्क्यूलिनियर फॉर्म क्या बनेगा, लीनियर। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो एल्फा और एच ऑफ एक्स वन कोमा वाई प्लस बीटा एच ऑफ एक्स टू कोमा वाई विच इज इक्वल टू एल्फा, और ये वैल्यू किसकी हो गई, इनर प्रोडक्ट एस एक्स वन कोमा वाई और प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट एस एक्स टू कोमा वाई विच इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एल्फा एस एक्स वन प्लस बीटा एस एक्स टू कोमा वाई। और यहाँ से दोनों में देखिए राइट आर्गूमेंट तो सेम है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो इम्प्लाइज एस ऑफ एल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू इक्वल टू एल्फा एस एक्स वन प्लस बीटा एस एक्स टू। दिस इम्प्लाइज एस इज लीनियर। ठीक है, तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो रहा है उसमें सबसे पहले हमने प्रूव कर दिया कि एस जो मैपिंग यहाँ पर हम ले रहे हैं वो क्या है, लीनियर है। सेकंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे एस इज बाउंडेड। टू प्रूव एस बाउंडेड, एस बाउंडेड। तो एस को बाउंडेड प्रूव हम किस तरह से कर सकते हैं, लेट एस इज जीरो मैप। अगर एस जीरो मैप है देन इट इज बाउंडेड। ठीक है, क्लियरली बाउंडेड, जीरो मैप है। लेट एस इज नॉन जीरो मैप। तो एस अगर नॉन जीरो मैप है तब हम देखो इसको किस तरह से बाउंडेड प्रूव करेंगे। तो इफ एस इज नॉन जीरो मैप देन इस तरह से मैं इसको लिख रहा हूँ, नॉर्म ऑफ सिंस नॉर्म ऑफ एच इक्वल टू सुप्रीमम एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो, एक्स नॉन जीरो वाई नॉन जीरो, और एच का नॉर्म क्या बनेगा हमारे पास, मोड एच एक्स वाई अपॉन नॉर्म एक्स नॉर्म वाई। ये सेस्क्यूलिनियर फॉर्म के मोड की डेफिनेशन है, विच इज इक्वल टू सुप्रीमम एक्स इज नॉन जीरो, वाई इज नॉन जीरो, और मोड एच एक्स वाई इक्वल टू किसके, इनर प्रोडक्ट एस एक्स कोमा वाई और अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई, नॉर्म ऑफ वाई। तो x को अगर हम फिक्स करके रखें यहाँ पर, y को वेरी करें, तो y को अगर मैं इस तरह का चूज करूँ, सपोज y इक्वल टू किसके है, sx। y अगर sx हम ले लें यहाँ पर, तो नॉर्म ऑफ h इक्वल टू किसके बनेगा,
तो y को मैं फिक्स कर रहा हूँ, x फिक्स है, y को भी मैंने फिक्स कर दिया, तो सुप्रीम यहाँ से हटेगा, जब सुप्रीम हटेगा तो ये इसका सुप्रीम, तो नॉर्म ऑफ h इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बनेगा, मोड sx कोमा sx अपॉन नॉर्म ऑफ x और नॉर्म ऑफ sx विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ sx स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ x और नॉर्म ऑफ sx। तो ये sx एक sx कैंसिल, x नॉन जीरो चल रहा है वेक्टर यहाँ पर, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, इक्वल टू नॉर्म ऑफ s। इसका मतलब यहाँ से क्या बना आपके पास, नॉर्म ऑफ s इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ h, ये चीज़ आ गई। तो आपको दिया हुआ है कि सेस्क्यूलिनियर फॉर्म h क्या है, बाउंडेड है। तो सेस्क्यूलिनियर फॉर्म h अगर बाउंडेड है तब s भी बाउंडेड होगा, क्योंकि इसका नॉर्म h के नॉर्म से छोटा आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज s इज बाउंडेड, बाउंडेड सिंस h इज बाउंडेड, h इज बाउंडेड। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे कि s का नॉर्म और h का नॉर्म बराबर होंगे, s और h के दोनों के नॉर्म सेम होंगे, ये चीज़ हम प्रूव करेंगे। टू प्रूव नॉर्म ऑफ s इक्वल टू नॉर्म ऑफ h, तो यहाँ से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, सिंस नॉर्म ऑफ h इज इक्वल टू सुप्रीमम x इज नॉन जीरो, y इज नॉन जीरो, sx कोमा y इनर प्रोडक्ट मोड अपॉन नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y, क्योंकि नॉर्म h लिख रहे हैं तो यहाँ पर hxy आएगा, hxy की वैल्यू आप लिखोगे तो वो इनर प्रोडक्ट क्या है, sx कोमा y, इस तरह से अपने पास है। एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम x इज नॉन जीरो, y इज नॉन जीरो, और यहाँ पर स्वार्ज इनइक्वलिटी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, स्वार्ज इनइक्वलिटी, तो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ sx नॉर्म ऑफ y अपॉन नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y बाई स्वार्ज इनइक्वलिटी, स्वार्ज इनइक्वलिटी। तो नॉर्म y से नॉर्म y कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू किसके, नॉर्म ऑफ s के। तो यहाँ से क्या बन गया, नॉर्म ऑफ h इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ s, ये चीज़ अपने पास आ गई। तो यहाँ से देखिए, इससे पहले वाले रिजल्ट में हमने क्या प्रूव किया था, s का नॉर्म h के नॉर्म से छोटा है, यहाँ पर क्या आ गया, h का नॉर्म लेस देन इक्वल टू s का नॉर्म, हेंस नॉर्म ऑफ s इक्वल टू नॉर्म ऑफ h। ठीक है, तो यहाँ पर s का नॉर्म सेस्क्यूलिनियर फॉर्म के नॉर्म के बराबर है। लास्ट पार्ट हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर जो मैपिंग s हमने ली है वो क्या है, यूनिक। तो यूनिकनेस ऑफ s, uniqueness of s, let it possible there is t from h1 to h2 such that ये अपने पास है hxy इक्वल टू इनर प्रोडक्ट sx कोमा y, और सपोज इक्वल टू किसके है, tx कोमा y। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू h1 y बिलोंगिंग टू h2। तो मान लिया कि s के अलावा एक ऑपरेटर t और है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंस sx कोमा y इक्वल टू tx कोमा y, tx कोमा y, तो इसको हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज इनर प्रोडक्ट s माइनस टी एक्स कोमा वाई इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम चूज कर लें या ये कहें कि हर एक x के लिए अगर ये, या फॉर हर एक y, क्योंकि x तो फिक्स कर रखा है अपन ने, हर एक y के लिए अगर ये चीज़ होल्ड हो रही है जहाँ y हिल्बर्ट स्पेस का एलिमेंट है H2 का, उस केस में ये एलिमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, चूज y इक्वल टू एस माइनस टी एक्स, उस केस में ये क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज इनर प्रोडक्ट s माइनस टी
एक्स कोमा एस माइनस टी एक्स इक्वल टू 0 और नॉर्म ऑफ एस माइनस टी एक्स इक्वल टू 0 implies s minus t x equal to 0 for all x belonging to h1 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा s minus t is 0 map और this implies s equal to t and this gives s is unique. s is unique. तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया कि ये जो ऑपरेटर हम ले रहे हैं यहाँ पर s वो क्या होगा, यूनिक होगा. तो इम्पोर्टेंट थ्योरम आज हमने सेस्क्यूलिनियर फॉर्म की प्रूव की है. अच्छे से आप इसको समझ लीजिए क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस का रिप्रेजेंटेशन इस थ्योरम की सहायता से हम कर रहे हैं. स्टेटमेंट की तरफ एक बार फिर से अगर आप आएँ तो अपन ने क्या क्या इस थ्योरम में किया है वो एक बार आप देख सकते हैं वापस. H1 और H2 दो हिल्बर्ट स्पेसेज हैं. H सेस्क्यूलिनियर फॉर्म आपने डिफाइन कर दिया H1 क्रॉस H2 से फील्ड के अंदर और साथ ये दे रखा है कि ये बाउंडेड सेस्क्यूलिनियर फॉर्म है. तब सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि H को हमेशा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो इस तरह का S एग्जिस्ट करेगा. सबसे पहले तो हमने ये एग्जिस्टेंस से प्रूव कर दिया था. उसके बाद फिर हमने प्रूव किया कि S क्या है, बाउंडेड है, S क्या है, लीनियर है, साथ ही S कैसा है, यूनिक है और S का नॉर्म किसके बराबर है, H के नॉर्म के बराबर है. तो ये सारी चीज़ें हमने प्रूव की है. अब ये जो रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम हमने सेस्क्यूलिनियर फॉर्म के लिए की है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर का एग्जिस्टेंस जब हम प्रूव करेंगे तो वहाँ पर सेस्क्यूलिनियर फॉर्म की रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम हम काम में लेंगे. तो वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. नमस्कार फ्रेंड्स.